हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज चौथा वीडियो लेके आया हूँ मैं। 3 वीडियो आप अपलोड कर चुके हैं हम। अपने भारत का भौतिक प्रदेश चल रहा है अभी भी, ठीक है। इसमें उत्तर का जो मैदान है उसमें आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था उत्तर के मैदान के बारे में। इसकी उत्पत्ति बताई थी आपको, उत्पत्ति किस तरह से हुई है, और थोड़ा बहुत इस मैदान के बारे में बताया था। जैसे ये जो मैदान है, आकृति कैसी है इसकी आकृति बताई थी, धनुष के आकार की है, धनुषाकार, ठीक है। इसकी लंबाई आपको बताई थी, 2400 किलोमीटर लंबाई इसकी बताई थी। और यह भी बताया था सबसे उपजाऊ है मैदान है ये, सबसे उपजाऊ मैदान, ठीक है। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी यहीं पाया जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वो भी यहीं इस मैदान में पाया जाता है। सबसे उपजाऊ मैदान है, ठीक है। उपजाऊ क्यों है आपको बताया था। नदियाँ क्या करती है, नदियाँ जलोढ़ मिट्टी यहाँ लाती है प्रतिवर्ष और यहाँ बिछा देती है, ठीक है। इसलिए ये जो मैदान है सबसे उपजाऊ मैदान है। अब इसमें इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है 2 भागों में, वो बताता हूँ। एक तो इसमें कर रखा है पश्चिम का मैदान, और दूसरा कर रखा है पूर्व का मैदान। इसे 2 भागों में बांट रखा है, पश्चिम का मैदान और पूर्व का मैदान। अब पश्चिम के मैदान में आएगा अपने ये उत्तरी पंजाब, ये उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा का भाग। हरियाणा ये आएगा पश्चिम के मैदान में। वैसे तो जो पश्चिम का मैदान है वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना है। ये जो मैदान सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। लेकिन अब सिंधु नदी जो है इसका अधिकांश भाग क्या है, अब वो है पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में। जब भारत का विभाजन हो गया था तो भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए, तो इसका अधिकांश जो भाग है वो पाकिस्तान में पड़ता है। इसलिए इस पश्चिम के मैदान को पंजाब का मैदान, या सतलज का मैदान कहते हैं। सतलज का मैदान, ठीक है। या तो पंजाब का मैदान या सतलज का मैदान कहते हैं। अब इसमें जो नदियां बहती है, देखो, एक तो है सतलज, रावी और ब्यास। ये 3 नदियां यहाँ बहती है, उसके द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। इसका पश्चिम का मैदान या पंजाब का मैदान या सतलज का मैदान, इसका निर्माण यहाँ किया गया है। इसका जो क्षेत्रफल है
6.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद देखो दो आप, यहाँ दो आप पाए जाते हैं पश्चिम के मैदान में, दो आप। अब दो आप का क्या अर्थ होता है? दो नदियों के बीच में जो स्थल भाग होता है उसको दो आप कहते हैं। वो जो दो आप होता है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, अच्छी मतलब पैदावार की जाती है वहाँ पर फसलों की, उसे दो आप कहते हैं। दो आप कहते हैं। और आपको बताया गया कहाँ कहाँ फैला है, उत्तरी पंजाब, उत्तरी व पूर्व व पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा में यह फैला हुआ है। अब जो दो आप है रावी और व्यास जो नदी है उसके बीच में स्थित दो आप को कहते हैं बारी दो आप, बारी दो आप कहते हैं। और सतलज और व्यास नदियों के बीच में व्यास और सतलज नदी के बीच में जो दो आप है उसे विष्ट दो आप कहते हैं। विष्ट दो आप, ये दो आप किसको कहेंगे? दो नदियों के बीच के भूमि को दो आप कहेंगे। उपजाऊ जगह होती है, फसलों की अच्छी पैदावार होती है। रावी और व्यास नदियों के बीच में जो दो आप हैं उसे बारी दो आप कहते हैं, ठीक है। और व्यास और सतलज नदी के बीच में जो दो आप है उसको विष्ट दो आप कहते हैं। ये नदियों के अनुसार अलग अलग दो आप के नाम दे रखे हैं, ठीक। अब उसके बाद लेते हैं हमने पूर्व का मैदान। तो पूर्व का जो मैदान है वो वास्तविक मैदान है। वास्तविक मैदान कैसे है? अब ये जो मैदान है वो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना है, ठीक है। पूर्व का मैदान गंगा नदी और इसकी सहायक नदी। सहायक नदियों द्वारा पूर्व के मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। और अब देखो इसमें आएगा एक तो उत्तर प्रदेश, कहाँ कहाँ फैला है, क्या विस्तार है इसका। एक तो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। इन राज्यों में ये फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में पूर्व का जो मैदान है। अब ये जो मैदान है वो वास्तविक मैदान है यहाँ का, उत्तर के मैदान का वास्तविक मैदान है। यहाँ क्या है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या है? अधिक है इस मैदान में। अब देखो जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है? क्योंकि ये देखो मैदानी इलाका है, बहुत ही अच्छी फसलों की पैदावार होती है। सड़कों पर जो जाल है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। उसके बाद कई तरह के उद्योग धंधे हैं यहाँ पर, ठीक है। और पानी की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए यहाँ जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत अधिक है और जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो भी सबसे अधिक है यहाँ पे इस मैदान के अंदर। तो यहाँ जैसे जलोढ़ मिट्टी आती है ऐसा बाढ़ के द्वारा, वो यहाँ नदियाँ बिछा देती है जलोढ़ मिट्टी और अच्छी
फसलों की पैदावार की जाती है। अब जैसे गेहूं, ये चावल, गेहूं और चावल और एक गन्ना, यहाँ मुख्य रूप से यहाँ पैदा की जाने वाली फसलें यहाँ, ठीक है। और गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे अधिक होता है और चावल सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में, चावल की फसल सबसे अधिक होती है। तो ये था अपने उत्तर का मैदान। अब इसके अलावा देखो ब्रह्मपुत्र का मैदान आता है, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, नदी का मैदान, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का। अब यह बना है ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके द्वारा और इसकी सहायक नदियों द्वारा। ठीक है, और ये मुख्य रूप से असम में फैला है, असम राज्य में, ठीक है, असम राज्य में ये मुख्य रूप से फैला है। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान असम राज्य में सबसे फैला हुआ है। एक और आपने सुना होगा, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये विश्व का सबसे बड़ा, ये तो डेल्टा बनाती है, देखो डेल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र प्लस और गंगा नदी, ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, ठीक है। सुंदरवन इसलिए नाम पड़ा है, यहाँ सुंदरी वन है या पेड़ है, उनकी जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है, ठीक है। एक और चीज है, यहाँ रॉयल टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है, रॉयल टाइगर पश्चिम बंगाल, एमएसएस के लिए पश्चिम बंगाल रॉयल टाइगर्स के लिए। और एक और चीज है नदी द्वीप, एक है नदी द्वीप, नदी द्वीप। अब आपको पता ही होगा द्वीप किसे कहते हैं, जिसके चारों तरफ जल हो उसको द्वीप कहते हैं, जिसके तीन तरफ जल हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, ठीक है। वो क्या है, नदी द्वीप है, ये सबसे बड़ा नदी के अंदर बना हुआ माजुली द्वीप। कहाँ है ये, इसे ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में ये बना हुआ है, द्वीप है, जहाँ पर जनसंख्या भी निवास करती है इस द्वीप के अंदर। ये था उत्तर का मैदान का था आपका, ठीक है, जो बता दिया है। तो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लिखना, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। उसके बाद इस उत्तर के मैदान को संरचना के आधार पर अलग अलग और भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। किसके आधार पे, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, ठीक है। 4 भागों में बांटा है इसे, पहला अपने लेते हैं, पहला इसमें आएगा अपने भाबर, भाबर, दूसरा आएगा तराई,
फिर है खादर, फिर चौथा है बादल। ठीक है, ये नाम शायद सुनते हो आपने। अब देखो भाबर किसको कहते हैं। देखिए, अब जैसे कोई नदी है, ठीक है, ये क्या है, ये पर्वत है, ये है पर्वत। नदी कहां से, पर्वत से निकल रही है। ठीक है, नदी पर्वत से निकल रही है, पर्वत से निकल कर ये फिर मैदान में आ गई। ठीक है, मैदान पे आके क्या करेगी नदी, पत्थरों का निक्षेप करेगी, पत्थरों का जमाव कर देगी। तो नदी क्या करती है, अपरदन करती हुई चलती है। जो पहाड़ है, पर्वत है, उसका कटाव करती हुई चलती है। तो वो अपने साथ क्या लाती है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर बहुत सारे लाती है। तो ये बहुत सारे पत्थर, मतलब पत्थरों का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ से तो पत्थर लुढ़क के आ जाते हैं आराम से। क्यों, यहाँ पर स्लोप है, काफी मतलब शार्प है स्लोप, तो पत्थर यहाँ से लुढ़क के आ जाते हैं, मगर आगे फिर नहीं जा पाते। ठीक है, वो क्या करते हैं, मैदान में ही पत्थरों का निक्षेप हो जाता है, वहीं पर स्थापित हो जाते हैं पत्थर। ठीक है, तो ये जो प्रदेश है ये लगभग 8 से 15 किलोमीटर 8 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में ये इस तरीके से फैले हुए हैं। तो इसको कहते हैं भाबर कहते हैं इसको। कि इसमें क्या है, नदी, इसकी एक विशेषता ये होती है कि नदी हमें अदृश्य दिखाई देती है। भाबर प्रदेश में नदी अदृश्य, नदी हमें दिखाई नहीं देती। अब नदी क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि जो नदी होती है वो ये जो पत्थर होते हैं इनके नीचे से बहती है। ठीक है, इस तरीके से नदी क्या है, नीचे से बह रही है। तो नदी हमें दिखाई नहीं देती, केवल ये पत्थर ही दिखाई देते हैं, नदी हमें दिखाई नहीं दे पाती। तो ये जैसे एक और चीज है, ये है पर्वत। पर्वत के जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है ना, इसको गिरिपाद कहते हैं, गिरिपाद। ठीक है, पर्वत के जस्ट नीचे वाला भाग। तो ये जो एरिया होता है भाबर का, वो पर्वत के गिरिपाद में होता है, पर्वत के नीचे होता है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक आता है तराई। अब इसके जो आगे का भाग होगा ना, वो तराई होगा, तराई प्रदेश। अब इसमें क्या होता है, तो पत्थर होते हैं, जहां तक नदी की जो कैपेसिटी होती है इनको वहन करने की, वहां तक तो बिछा देती है, मतलब वहां तक गति करके ले जाती है, जहां तक ले जाना होता है एक सीमा तक। उसके बाद पत्थर आगे नहीं बढ़ पाते। तो आगे फिर क्या होता है, पत्थर जैसे यहीं तक रुक गए, यह अंतिम सीमा है पत्थरों की। उसके बाद क्या, फिर जल आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगी, नदी दृश्य हो जाएगी, यानी नदी दिखाई देती है। यहाँ नदी दिखाई देती है, यहाँ नदी दिखाई देती है तराई प्रदेश में। ठीक है, अब तो तराई प्रदेश है, अब वो क्या है, एक तो देखो घने वन है, यहाँ पर घने वन है, यहाँ पर दलदली इलाका है, दलदली क्षेत्र है। ठीक है, एक मच्छरों का बड़ा प्रकोप है यहाँ पर, जो मच्छर होते हैं उनका बहुत प्रकोप है यहाँ पर। तो मलेरिया यहाँ बहुत ज्यादा फैलता है। और एक और दूसरी चीज, जैसे भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो वहां से लोग आए थे माइग्रेशन करके, तो इन जंगलों को क्या किया था, इनको काट दिया था। जंगलों को काट कर इनका उपयोग कृषि के लिए किया, वहां से आए हुए लोगों को यहाँ बसाया गया। ठीक है, अब कृषि क्या करते हैं, यहाँ पर गन्ने की करते हैं और गेहूं की भी करते हैं। ये कृषि यहाँ करते हैं तराई वाले प्रदेश। ठीक है, ये तराई प्रदेश हो गया। मतलब भाबर जो प्रदेश है वहाँ नदी अदृश्य हो जाती है। ठीक है, और तराई प्रदेश में वो नदी हमें दिखाई देने लग जाती है।
ये तराई प्रदेश है। अब खादर का बताता हूँ, खादर और बागर दोनों को बताता हूँ। जनरली अपनी भाषा में इनको क्या कहते हैं? अब खादर को क्या कहते हैं? खादर को कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। ठीक है, ये इसको सामान्य भाषा में यही कहेंगे, खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। और बागर को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको यही कहते हैं। खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, बागर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। ठीक है, अब ये कैसे क्यों कहते हैं वो अभी डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ आपको। अब नदियाँ क्या करती है? प्रतिवर्ष बाढ़ आने पर जलोढ़ मिट्टी बिछा देती है उत्तर के मैदान में। ठीक है, अब जैसे कोई नदी, अब जैसे नदी क्या करती है? पहले पर्वतों पे होती है, पर्वत के बाद नदी क्या होती है? मैदान में आती है। अब मैदान में क्या होता है? ढाल नहीं होता, स्लोप नहीं होता। ठीक है, तो नदी जब मैदान में बहती है तो उसकी आकृति कुछ इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से नदी बहती है। अब तो नदी देखो, इसको नदी मियांडर कहते हैं। नदी मियांडर क्या है? नदी मियांडर। ठीक है, इसे कहेंगे इस शेप को। अब देखो नदी जैसे बह रही है, कोई नदी आ रही है, तो पानी का दर है, बहाव है, वो इधर आएगा, यहाँ टक्कर मारेगा। ठीक है, यहाँ से आई, इधर टक्कर मारा, शेप यही बनी हुई है। फिर यहाँ से यहाँ मारा टक्कर, फिर यहाँ टक्कर मारेगा, फिर इस तरह से नदी बह रही है। अब देखो जब नदी में, जैसे अभी मानसून का समय चल रहा है, बहुत तेज बारिश होती है। ठीक है, तो नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। तो बहाव कहाँ है? नदी का यहाँ है। तो ये क्या करेगी? इस जो एरिया से बाहर चली जाएगी, नदी यहाँ फैल जाएगी। ठीक है, जो मिट्टी है वो यहाँ फैल जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। तो इस इलाके को क्या कहेंगे अपने? खादर, यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्या हुआ? प्रेशर से ये टूट गया, तो ये मैदान यहाँ फैल गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, तो ये होगा बागर क्षेत्र। बागर क्षेत्र मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये इस तरीके से होगा ये। ठीक है, यहाँ प्रेशर पड़ा, फिर यहाँ आएगा, फिर पानी इधर से भी इस तरीके से ये बन जाएगा। तो इस तरीके से ये बागर और खादर का निर्माण इस तरीके से होता है। तो ये आपके उत्तर का विशाल मैदान है जो आपके समाप्त है। अब जो ये पूरा समाप्त हो गया है, अगर इसमें कुछ पूछना हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कल अपने लेंगे, मैदान चल रहा है ना, तो मैदान ही ले लेंगे अपने। ठीक है, ये तटीय मैदान लेंगे अपने कल। ये देख लो, ये है तटीय मैदान। हल्का सा बता देता हूँ, हल्का सा थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है पश्चिम दिशा में है। तटीय मैदान, और इधर वाला है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो कल इसका अध्ययन करेंगे अपने। ठीक है, तो घर पे रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद।